बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सब सर जो भी है टीचर है उनको कि रिपीट करें। तो बेटा अभी एडमिशन्स चल रही है। एडमिशन का प्रोसेस 2-3 दिन आगे चले तो उसके बाद वो टॉपिक जो शुरू वाले हैं, जो सबने नहीं पढ़े हुए हैं, वो सब टीचर्स जो होंगे वो उसको रिपीट कर देंगे। इसलिए थोड़ा सब्र करें। इंशाल्लाह जो होगा वो 2-3 दिन, जैसे एडमिशन का प्रोसेस जो चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए तो उसके हिसाब से हम इंशाल्लाह जो भी समझेंगे कि थोड़ा मुश्किल चीज़ें हैं उनको रिवाइज कर देंगे। और दूसरी बात बेटा, बॉयज़ को शायद वो जो ऑपरेटर्स हैं जो इसको सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन वो कैमरास जो हैं या तो बंद करके बैठे हैं या तो छत की तरफ करके बैठे हैं। बेटा मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी कहा था कि अगर इस तरह से आपका रवैया रहा तो आप परेशान हो गए। ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, रिमूव कर देंगे, लेकिन आपको परेशानी होगी। आपकी जो क्लास होगी वो डिस्टर्ब होगी, आपको मसले होंगे। इसलिए जब आपको कहा जाता है तो आप उस चीज़ को फॉलो किया करें तो आपके लिए आसानी रहेगी। अदरवाइज वो लोग आपको रिमूव कर देंगे, फिर आपके लिए मसला होगा, फिर आप मैसेज करोगे सर हमारी क्लास जो है वो चली गई, इस तरह से ना करें। तो देखिए बेटा, अब हम अपने कल वाली चीज़ों को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कल हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में 3-4 चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, मैं उनको ब्रीफली जो है वो आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि इंटरनल एनर्जी के अंदर कल हमने क्या पढ़ा था। तो देखिए बेटा, इंटरनल एनर्जी के अंदर सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस की थी वो ये की थी कि इंटरनल एनर्जी कहाँ किसको जाता है। तो उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि किसी भी सब्सटेंस मालिक्यूल जो होते हैं, उन मालिक्यूल्स के पास वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल या रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जीज होती हैं, उन सब को अगर सम करें तो हम कहेंगे वो उसकी इंटरनल एनर्जी है। अब अगर हम बात करें रियल गैसेस की तो इंटरनल एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल की मोशन की वजह से इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है, और एक मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जीज भी होती है। तो इनके साथ दो किस्मों की एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी। वो होती है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई सेंस नहीं होता जब इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का एवरेज जो होता है वो अपने आप को जाहिर करता है एज अ टेम्परेचर। कि अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो हम कहेंगे उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मींस उस बॉडी के मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी के साथ मूव कर रहे हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल एनर्जी जो होती है उसको चेंज करने के दो तरीके हैं। अगर कोई क्लोज्ड सिस्टम है, क्योंकि क्लोज्ड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हीट आ भी सकती है जा भी सकती है। तो क्लोज्ड सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी के चेंज करने के दो तरीके हैं। हीट उसमें ऐड करने से या हीट उससे एक्सपेल करने से, हीट देने से या हीट लेने से उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। या वर्क सिस्टम करे या वर्क सिस्टम पे किया जाए तो फिर उसकी इंटरनल एनर्जी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जो क्लोज्ड सिस्टम होता है उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो तरीके हैं, हीट इन या आउट करने से और वर्क करने से। जबकि आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हीट भी न आ सकती है न जा सकती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है
कि आप आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर वर्क करें या आइसोलेटेड सिस्टम वर्क करें। तो आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बाय वर्क। और उसके बाद जो आखिरी बात हमने डिस्कस की थी वो ये की थी कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो स्टेट फंक्शन है और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जिसके अंदर मैंने दो पाथ्स बनाए थे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाला पाथ बनाया था और एक मैंने कांस्टेंट प्रेशर वाला पाथ बनाया था। मैंने दो प्रोसेसेस को एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने कहा था अगर किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रख के उसको हीट दोगे और उसकी इनिशियल स्टेट से वो फाइनल पे जाएगा, या किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट प्रेशर रख के उसको आप हीट दोगे और वो भी चला जाता है फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट। अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कल वाले दो प्रोसेसेस किए थे, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले की इनिशियल स्टेट और कांस्टेंट प्रेशर वाले की इनिशियल स्टेट अगर सेम है और कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम वाले सिस्टम की अगर फाइनल स्टेट सेम होगी तो दोनों कंडीशन के अंदर उनकी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी सेम होगी। भले एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाला सिस्टम हो, भले एक कांस्टेंट प्रेशर वाला सिस्टम हो, लेकिन अगर उनकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होगी तो हम कहेंगे कि उन सिस्टम्स के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगी। तो ये बात हमने आखिरी डिस्कस की थी। अब एक बात और रहती है, ठीक है, पहले मैं उसको पॉइंट को पढ़ता हूँ, फिर उस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी की पॉइंट क्या कहती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को देखें, ये इंटरनल एनर्जी के लास्ट में लगी हुई है बेटा। ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास नंबर भी है 245 है बेटा। ठीक है, पंजाब बोर्ड का 245 पेज है बेटा। इस 245 पेज के ऊपर, ठीक है, आप एक फिगर भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो कल वाली हमने डिस्कस की थी कि जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है, देखे ये एक सिस्टम दिया गया है। इस सिस्टम के देखे ये इनिशियल स्टेट है, पी ए पी बी पी, जो है वो पी ए वी ए टी ए, मीन्स इनिशियल स्टेट है, इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल वॉल्यूम है। अब अगर वॉल्यूम चेंज होके V2 हुआ है, प्रेशर PB हुआ है, देखिए दो पाथ्स है। आप सपोज करें एक कांस्टेंट प्रेशर का पाथ है और एक जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर का पाथ है, सपोज कर लेते हैं। अगर दो पाथ से आप फाइनल स्टेट पे जाते हो, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अगर सेम है तो फिर आप यहाँ से जाओ या आप यहाँ से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, सपोज करें एक ये दीवार है। ठीक है, सपोज करें ये एक दीवार है, इसकी हाइट है इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट है 10 मीटर एक दीवार की। इस दीवार के यहाँ पे दो बाल पड़े हैं, दोनों बाल के मास इक्वल है, इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, देखिए दोनों बाल के मास सेम है। सपोज करें इस बाल को हम सीधा यहाँ से उठाते हैं और इसको हम सीधा उठा के इस दीवार के ऊपर रख देते हैं। तो बाल, आप इसको बाल A कह ले और इसको बाल B कह ले। बाल A को हमने सीधा उठा के दीवार के ऊपर रख दिया, तो देखिए इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की चेंज कितनी होगी। देखिए चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखिए बेटा मैंने यहाँ पे वर्ड चेंज क्यों लिखा है, ध्यान से बेटा, क्योंकि आगे वाली पॉइंट सारी इसी के ऊपर है। देखिए बेटा, जमीन के सरफेस पे जब कोई भी बॉडी होती है तो आप कहते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, लेकिन एक्चुअली
उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती। आपने चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है कि किसी भी चीज की पोटेंशियल एनर्जी तब जीरो होती है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होती है इन्फिनिटी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर जीरो तब होती है जब वो अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चली जाती है। लेकिन कभी कभी हम अपनी मकसद के लिए किसी भी पॉइंट को जीरो मान लेते हैं। जैसे टेम्परेचर आपने पढ़ा है कि 0 डिग्री सेल्सियस, हम कहते हैं कि आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन आप सबको पता है कि आइस का एक्चुअल टेम्परेचर जीरो नहीं होता, उसके अंदर भी 273 केल्विन होता है। एक्चुअल टेम्परेचर जीरो तब होता है जब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन फ्रीज होती है। तो कभी कभी हम अपने मकसद के लिए किसी ऐसी पॉइंट को जीरो मान लेते हैं जहां पे वो एक्चुअल चीज जीरो नहीं होती, जिसको आर्बिट्ररी जीरो कहा जाता है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी एक ऐसी पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कि ये आर्बिट्ररी जीरो है। तो कोई भी बॉडी जो सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है, उसके अंदर भी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जीरो नहीं होती। चैप्टर 7 के अंदर हमने पढ़ा है कि सरफेस ऑफ अर्थ पे भी जब बॉडी होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है -mg/r के बराबर, स्टिल उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन जमीन के सरफेस को हम कहते हैं कि ये आर्बिट्ररी जीरो है। मीन्स हम 0 डिग्री सेल्सियस की तरह सरफेस ऑफ अर्थ को हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली जीरो नहीं होती। ये आप सबको पता है। चैप्टर 7 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर हम पढ़ते हैं कि किसी भी पॉइंट बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो इन्फिनिटी पे होती है। अब सपोज करें ये जो ए बॉडी है ये जमीन के सरफेस पे है। जमीन के सरफेस से उठा के मैंने इसको 10 मीटर हाइट पे रखा है। तो अब इसका मतलब है कि सरफेस ऑफ अर्थ के मुकाबले में इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उसके पास पैसे पोटेंशियल एनर्जी थी ही नहीं, मैंने दिए नहीं। उसके पास सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन मैंने उसको अब बढ़ा दिया है। जैसे एक बच्चे के पास 10 रुपए हो, हम उसको 10 रुपए दें, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसके पास है ही 10 रुपए, हम कहेंगे उसके पास चेंज जो है वो 10 रुपए की हमने कर दी है। पहले भी उसके पास कुछ था, लेकिन हमने चेंज उसके 10 रुपए में किए। तो अगर कोई भी बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है तो आम तरह से हम कहते हैं जीरो है, लेकिन उसकी एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। अब अगर इसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, इसका मकसद है मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर दी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू m1gh। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा बेटा, ये फार्मूला एब्सोल्यूट का नहीं है, ये चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, रिलेटिव फार्मूला। इसके बारे में हम कहते हैं दिस इज रिलेटिव फार्मूला। ये आपको कहता है कि जमीन के सरफेस के मुकाबले में इतनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज। अब कैलकुलेशन कर ले। इक्वल टू मास कितना है 10 है, सॉरी 1 किलोग्राम है, जी की वैल्यू 10 है, एच की वैल्यू 10 है, तो ये हो गई 100 जूल। तो बेटा जब इस फार्मूले से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, इसका मकसद है इस 1 किलोग्राम बॉडी की मैंने पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज कर दी, मैंने पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल चेंज कर दी। हम आम तरह कहते हैं कि इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है, लेकिन नहीं, ऐसा सही नहीं है। असल में इसका मकसद ये है कि जमीन के सरफेस से जब किसी भी बॉडी को ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चेंज आती है वो किसके बराबर होती है, mgh के बराबर। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का रिलेटिव फार्मूला है ये, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से। अब ये हुआ पाथ 1, इसको मैं कर लेता हूं बेटा। ये हुआ इसका, सपोज करें कि ये हुआ पाथ 1,
और ये पाथ 1 जो है ये स्ट्रेट पाथ है। स्ट्रेट पाथ के अंदर हम पोजीशन जो है वो बॉटम से इस पोजीशन तक चले गए। ठीक है बेटा। अब मैं इस बॉडी को बी को, सपोज करें बेटा मैं बॉडी बी को लेके आया यहाँ पे, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक चला गया। मैंने बी बॉडी यहाँ पे रखी। देखिए बेटा मैं बॉडी ए को सीधा ऊपर लेके गया, यहाँ पे रखा। बॉडी बी को मैं इस तरह से लेके, इस तरह से लेके, मीन्स सीढ़ी से लेके गया। आप समझे कि आपने ये दीवार के ऊपर एक सीढ़ी सीधी लगाई है, सीधी सीढ़ी से लेकर आप ये यहाँ पे लेके, और आप एक और सीढ़ी है जो इस तरह से आप गए हैं। ठीक है, या आप ये कह ले कि ये एक बिल्डिंग है, आपने बॉडी ए सीधी इस तरह छत पे रखी है और बॉडी बी को आप इस तरह सीढ़ी के थ्रू इस तरह लेके गए। तो बेटा आपने पढ़ा है, सिंपल सी बात है कि दोनों कंडीशन के अंदर इनिशियल पॉइंट अर्थ है और फाइनल पॉइंट जो है वो छत है। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी के अंदर पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, कि आप बॉडी को यहां से लेकर यहां तक सीधा ले जाते या यहां से इस पाथ से ले जाते, दोनों कंडीशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा? चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, बेटा दोनों कंडीशन के अंदर m2gh इज इक्वल टू 100 जूल होगी। दोनों कंडीशन के अंदर 100 जूल होगी। मींस पोटेंशियल एनर्जी की चेंज जो होती है वो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। वही बात मैं कल से कह रहा हूं कि चेंज ऑफ पोटेंशियल, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। कि अगर किसी भी सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम पे रख के आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाते हो, किसी भी सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे रख के आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जाते हो, आप आइसोबैरिक प्रोसेस इस्तेमाल करते हो, आप आइसोकोरिक प्रोसेस इस्तेमाल करते हो, या एनी अदर प्रोसेस इस्तेमाल करते हो, लेकिन अगर सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगी irrespective of path followed by the body to reach from initial state to final state. Change of internal energy only depends upon initial and final state. बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, जैसे इसकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों बाल्स की सेम है, तो दोनों के अंदर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी सेम है। भले आप एक बॉडी को सीधा ऊपर ले जाए, भले आप इस बॉडी को इस तरह से ले जाए, ट्रायंगुलर पाथ किसी में भी ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे। यही बात आगे इस टॉपिक के अंदर कही गई। क्या कहा गया है? थस इंटरनल एनर्जी इज सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसकी तरह है? बिल्कुल ग्रेविटेशनल। जिस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कभी जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन्फिनिटी पे तो आप पहुंच ही नहीं सकते। ग्रेविटी कहां तक एक्ट करती है? इन्फिनिटी तक। जहां तक ग्रेविटी एक्ट करेगी वहां तक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। मींस पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी जीरो। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो वहां पे होगी जहां पे ग्रेविटी नहीं होगी। इसी तरह से इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस वजह से? वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एनर्जी की वजह से। और आपको पता है वो किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल की मोशन टेम्परेचर कहलाती है। टेम्परेचर जो होता है वो सेंसेशन है। अब टेम्परेचर 0 केल्विन पे मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन खत्म होगी, तो जाहिर सी बात है 0 केल्विन तो होगा नहीं, थ्योरेटिकल टेम्परेचर है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं नहीं होगा ऐसा। और आपने चार्ल्स लॉ का ग्राफ वगैरह पढ़ा है, वो आपको पता है कि जब 0 केल्विन पे पीछे आएगा तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा। वॉल्यूम किसी मास वाली चीज का ऐसे 0 नहीं हो सकता। ठीक है, मास 0, वॉल्यूम 0 होगा, डेंसिटी इन्फिनाइट हो जाएगी, डेंसिटी इन्फिनाइट होगी, ग्रेविटी इन्फिनाइट हो जाएगी, मसला बहुत आगे चला जाएगा। इसलिए 0 केल्विन नहीं हो सकता। ये एक ऐसा थ्योरेटिकल टेम्परेचर है जो केल्विन ने एक थ्योरेटिकल ग्राफ से बनाया था। तो ये 0 केल्विन पे इंटरनल एनर्जी 0 होगी। तो जिस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं हो सकती,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। बिल्कुल इसी तरह से किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो तब होगी जब एब्सोल्यूट जीरो होगा। एब्सोल्यूट जीरो आप अचीव नहीं कर सकते। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, और इंटरनल एनर्जी जो होती है वो आल्सो डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों में सिमिलरिटी है। तो इसी तरह से जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बॉडी को हमने 100 जूल हीट दी, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनल एनर्जी 100 जूल है। इसका मतलब है कि उसके पास पहले जो इंटरनल एनर्जी थी उससे हमने 100 जूल बढ़ा दी। फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हो ना आइसो प्रोसेस, सॉरी ये जो हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हमारी टोटल हीट इंटरनल एनर्जी में चली जाती। सपोज करें आपने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लिया, उसको 100 जूल आपने एनर्जी दी, तो आप ये तो नहीं कहोगे उस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की है 100 जूल इंटरनल, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि उस 1 मोल के मॉलिक्यूल पहले भी वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो उनके पास पहले भी इंटरनल एनर्जी होगी। आप सिर्फ क्या करते हो, आप ये करते हो कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देते हो। तो ये जो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसी तरह से चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होती है। जब आप किसी भी चीज को टेम्परेचर देते हो ना, हीट देते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही उसको इंटरनल एनर्जी दे रहे हो। इसका मतलब है आप जो एनर्जी दे रहे हो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रही है। तो वही बात कही गई। Thus, internal energy is similar to the gravitational potential energy. So, like the potential energy, it is the change in the internal energy. जब हम हीट देते हैं तो उसके अंदर क्या आती है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी आती है, एंड नॉट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम कल नहीं करते। एब्सोल्यूट वैल्यू हम यहाँ पे नहीं कर रहे, हम चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी करते, which is important, means change in internal energy important होती है। अब आगे हमारा जो बेटा है नेक्स्ट टॉपिक है हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। बेटा आगे जो हमारा टॉपिक है बेटा वो होगा हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब है बेटा? देखिए थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन ही है कि वो किससे डील करता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करे या वर्क को हीट में कन्वर्ट करे। तो किस मेथड से करे, किस मेथड से ज्यादा हीट वर्क में जाएगी, कौन सा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करना सीखेंगे और वर्क को हीट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो जाहिर सी बात है जब हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करेंगे या वर्क को हीट में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें कोई सिस्टम चाहिए। ठीक है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, उससे अगर हम चाहते हैं कि हम मूव करें उसकी मैकेनिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी बात है इंजन होगा तभी हम उसको कर सकते हैं ना। ऐसे कैसे डायरेक्ट हम डीजल और पेट्रोल को बर्न करके तो ऐसे चल तो नहीं सकते। तो इसलिए हमें हमेशा एक काम करने के लिए हमें भी एक इंटरमीडिएट प्रोसेस चाहिए। जब किसी भी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके लिए इंटरमीडिएट प्रोसेस का होना जरूरी होता है। बगैर इंटरमीडिएट प्रोसेस के इस तरह से डायरेक्ट कोई भी एनर्जी दूसरी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है बेटा? ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम यहां पे लेते हैं सिलेंडर विथ पिस्टन हैविंग walls
मेड ऑफ कंप्लीट, हम आइडियल की बात कर रहे हैं बेटा, प्रैक्टिकल ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिकली तो कंप्लीट इंसुलेटर होगा नहीं। ठीक है, मैं आइडियल की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम सब लाज आइडियल के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, वॉल मेड ऑफ कंप्लीट इंसुलेटिंग मटेरियल and bottom made of completely conducting material। ये मैं आइडियल की बात कर रहा हूँ बेटा, ऐसा जाहिर सी बात है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज 100% इंसुलेटर नहीं होती, हीट के लिए कंडक्टर भी नहीं होती। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें ये चाहिए बेटा। ठीक है, अब हम लेते हैं बेटा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेटा। ठीक है, ये हुआ हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये आपके पास हुआ बेटा सिलेंडर। ठीक है, ये हमारे पास सिलेंडर है और ये सिलेंडर का है बॉटम। ठीक है, ये सिलेंडर का आप कह ले कि ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर का बॉटम है, और ये इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है और इसकी इनिशियल स्टेट है P1, V1 और T1। अब जो सिंध के अंदर सिस्टम दिया हुआ है वो कांस्टेंट टेम्परेचर वाला दिया हुआ है, जो पंजाब के अंदर दिया वो कांस्टेंट प्रेशर वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं पंजाब वाला बना लेता हूं, आपको सिंध वाले का ग्राफ समझा दूंगा। आप आइसोथर्मल प्रोसेस समझे हुए, आगे फिर पढ़ेंगे हम, वहां पे डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं पंजाब पढ़ रहा हूँ तो मैं पंजाब वाला ग्राफ ही डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर हम लेंगे बेटा 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम आइडियल चीजें कंसीडर करके लॉज बना रहे हैं। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल जस्ट पॉइंट मासेस कंसीडर किए जाते हैं, रियल मास कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, क्योंकि पॉइंट मासेस होते हैं, पॉइंट मासेस के अंदर फोर्सेस डिफाइन नहीं की जा सकती, और इसीलिए हम कहते हैं कि पॉइंट मासेस के पास सिर्फ और सिर्फ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि उनके पास वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होती, और ये वर्किंग सब्सटेंस कहलाता है बेटा। इसको हम कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस, और वर्किंग सब्सटेंस मैंने यहाँ पे डाला हुआ है बेटा 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। बेटा मैंने वर्किंग सब्सटेंस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस रखा हुआ है। वर्किंग सब्सटेंस का क्या मतलब बेटा? वर्किंग सब्सटेंस का मतलब है वो चीज जिसको हम हीट दे वो वर्क में कन्वर्ट कर दे, या वर्क दे वो किस में कन्वर्ट कर दे? हीट में। तो ये हो गया हमारे पास है ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये इसका बॉटम है, ये कंप्लीटली परफेक्ट कंडक्टर है, और इसकी वाल्स और पिस्टन, ठीक है, वाल्स एंड पिस्टन कर दे, हैविंग वाल्स एंड पिस्टन, दोनों कंप्लीट इंसुलेटिंग मटेरियल के है, एंड बॉटम किसका है? कंप्लीट कंडक्टिंग मटेरियल का है। म्यूजिक शुरू किए। तो 100% जो होता है ये कंडक्टिंग का होता है, 100% जो होगा वो इंसुलेटिंग का होगा। वो क्लास डिस्टर्ब थी दो, क्लास डिस्टर्ब थी दो ना, उनके बंद करा है। तो ये होगा बेटा, इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये सिलेंडर है, पिस्टन है, और इसके अंदर क्या है बेटा? इसके अंदर है वर्किंग सब्सटेंस। अब हम इसको हीट देते हैं बेटा, अब हमने दी हीट, अब ये हीट जैसे जाएगी इसके अंदर बेटा, हम इसको हीट दे रहे हैं बेटा, ये हीट जाएगी इसके अंदर, और इसकी अंदर मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और मॉलिक्यूलर स्पीड्स बढ़ेंगी। मॉलिक्यूलर स्पीड्स बढ़ेंगी क्योंकि हमने हीट ऐड कर दी। ठीक है, हमने हीट ऐड कर दी, अंदर मॉलिक्यूलर स्पीड्स बढ़ेंगी, और मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड के साथ जाके टकराएंगे, दीवारों के साथ टकराएंगे, पिस्टन के साथ टकराएंगे, मींस इसे जो है वो जोर के साथ उसके साथ कोलिजन होगी। जैसे हीट हमने दी, हीट इसके अंदर गई,
अंदर गई, इसकी मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज बढ़ी, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज बढ़ी, अंदर से प्रेशर बढ़ा। बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। अब बाहर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, अंदर से प्रेशर बढ़ा, अंदर से प्रेशर बढ़ा तो पिस्टन ने ऊपर मूव कर लिया। ये पिस्टन मूव करके यहाँ पे आ गया और ऊपर से हमने प्रेशर कंसीडर किया हुआ है कांस्टेंट, तो प्रेशर P1, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर हो गया इसका T2। मींस इनिशियल स्टेट से सिस्टम कहां पे चला गया, फाइनल स्टेट पे। तो देखिए हमने ये हीट दी, इसकी वजह से अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ी, इंटरनल एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज बढ़ी और मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज बढ़ने से उनका मोमेंटम बढ़ा और ज्यादा मोमेंटम के साथ ये मॉलिक्यूल मैं एक बना रहा हूं, ये मॉलिक्यूल ज्यादा मोमेंटम के साथ जाके टकराया इसके साथ और ज्यादा टकराने के बाद ये इस तरह से वापस आया। तो आपको पता है कि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम होती है -2mv के बराबर, और आपको पता है यहाँ पे मोमेंटम के चेंज की वजह से फोर्स लगेगी और फोर्स होती है डेल्टा P ओवर डेल्टा T। प्रेशर ऑफ गैस में हमने पढ़ा था कि जैसे हीट दी, ज्यादा वेलोसिटी हुई, ज्यादा वेलोसिटी के साथ टकरा के जब वापस आया, चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगी, चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगी, ज्यादा फोर्स लगेगी। मींस पिस्टन के ऊपर अंदर से फोर्स लगी, और वो फोर्स क्यों लगी, ड्यू टू द मॉलिक्यूलर कूलिंग। और जब फोर्स लगे और कोई चीज मूव करे तो क्या हुआ, वर्क हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे पिस्टन ने ये डिस्टेंस तय कर लिया, ये डेल्टा वाई, ठीक है, ये डिस्टेंस तय कर लिया। इसका मकसद है जो हमने हीट दी उसने मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज बढ़ाई, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज बढ़ने से मॉलिक्यूल्स ने कोलाइड किया, चेंज इन मोमेंटम ज्यादा आई, चेंज इन मोमेंटम ज्यादा आई, ज्यादा फोर्स लगी, ज्यादा फोर्स लगने से पिस्टन क्या हो गया, ऊपर मूव किया। फोर्स के लगने से अगर पिस्टन मूव करता है तो हम कहते हैं वर्क को। अब इस वर्क को कैलकुलेट करते कि ये वर्क किसके बराबर हुआ। देखिए आपको पता है वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स किसने लगाई है, मॉलिक्यूल्स ने, और आपको पता है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल की फोर्स होती है वो प्रेशर की वजह से, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे इस पूरे पिस्टन की एरिया पे फोर्स लगी है, तो यहाँ पे प्रेशर वाली फोर्स है, इसलिए फोर्स को हम करेंगे इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब देखें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये चेंज हुआ डेल्टा वाई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है डेल्टा वाई है बेटा, ठीक है। तो ये होगा वर्क इज इक्वल टू प्रेशर एरिया इनटू चेंज ऑफ लेंथ, तो ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि एरिया इनटू लेंथ बेटा ये इतना हुआ है ना, ये यहाँ पे इतनी लेंथ चेंज हुई है, तो एरिया इनटू चेंज इन लेंथ चेंज इन वॉल्यूम, ये वर्क का फार्मूला आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मींस वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड्स अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर चेंज इन वॉल्यूम होगी तो वर्क होगा, अगर चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा। अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जब आप हीट देते हो और उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो आप कहोगे वर्क नहीं होगा, क्योंकि वर्क का फार्मूला कहता है कि प्रेशर की वजह से वर्क डिपेंड नहीं करता, चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, डेल्टा V जीरो, ठीक है, डेल्टा V जीरो, वर्क क्या हो जाएगा जीरो। पर्टिकुलर केसेस है, इसके पर्टिकुलर केसेस है बेटा। पर्टिकुलर केसेस क्या कहते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम को आपने हीट दी और उसका जो है वो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हुई तो वर्क जीरो, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर पड़ा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। जैसे फॉर एग्जांपल
गैस का सिलेंडर होता है, उसको गर्म करो वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा गैस के सिलेंडर का, ठीक है। और दूसरा, अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है तो वर्क पॉजिटिव होगा एक्सपेंशन के अंदर बेटा। जब गैस एक्सपेंड करेगी तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगी। कैसे होगी बेटा? क्योंकि आपको पता है चेंज इन वॉल्यूम जो होती है बेटा, चेंज इन वॉल्यूम होती है V2 माइनस V1। एक्सपेंशन के अंदर V2 ज्यादा होता है और V1 क्या होता है? कम। इसलिए एक्सपेंशन के अंदर डेल्टा V पॉजिटिव होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम हम कहते हैं इसको। जब ये हुआ, ये वर्क सिस्टम ने किया। जब सिस्टम एक्सपेंड, देखे यहाँ पे वॉल्यूम V1 कम है, V2 ज्यादा है, तो डेल्टा V यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो वर्क हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और डेल्टा V इज इक्वल टू निगेटिव, वर्क निगेटिव, ठीक है। किसमें? कंप्रेशन में। बेटा जब कंप्रेस करते हैं ना किसी चीज को, अगर इसको कंप्रेस करें, V1 ज्यादा होगा, V2 क्या होगा? कम। तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क जो होता है उसके बारे में दो चीजें डिपेंड करनी है, कि वर्क जो होता है वो डिपेंड करता है चेंज इन वॉल्यूम पे। वर्क पॉजिटिव है, वर्क निगेटिव है, वर्क जीरो है, दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। अगर आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट देते हो, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वर्क जीरो। मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, वर्क जीरो। सपोज करें वर्क जीरो, तो ऐसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम का वॉल्यूम जो होता है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, ठीक है। अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर एक्सपेंशन आती है, V1 T1 आता है, P2 V2 T2 आता है, तो इसके अंदर अगर एक्सपेंशन होती है तो यहाँ पे वर्क होता है बेटा पॉजिटिव, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जो होती है वो पॉजिटिव। अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम P1 V1 T1 है, इसको कंप्रेस करते हैं और इसका वॉल्यूम अगर कम हो जाता है तो वर्क निगेटिव, क्योंकि डेल्टा V जो होती है वो निगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे बेटा हम आज इसको कंप्लीट करते हैं, इसके बाद बायो की क्लास है। मैंने सिर्फ 2-3 बस वो होगा। तो देखिए बेटा, आपको पता है कि वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो डिपेंड करता है इस बात पे कि जब आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट देते हो तो वो हीट आपकी वर्क में कन्वर्ट करता है, वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जब आप हीट देते हो तो ये वर्क क्यों होता है? इसलिए कि आप जो गिवन हीट होती है वो इस वर्किंग सब्सटेंस में जाएगी, वर्किंग सब्सटेंस की वेलोसिटी बढ़ेगी, अंदर से इसकी फोर्स बढ़ेगी, और फोर्स अगर बढ़ेगी तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि अंदर से प्रेशर बढ़ेगा, ये जो है वो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा, जिसका फार्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V। वर्क सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स में डिपेंड करता है चेंज ऑफ वॉल्यूम पे, चेंज ऑफ प्रेशर पे नहीं करता। प्रेशर भले चेंज होता रहे कोई मसला नहीं है, प्रेशर चेंज हो न हो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर चेंज इन वॉल्यूम नहीं होती तो वर्क नहीं होगा। जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस आपका पड़ा हुआ है, उसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होता, प्रेशर चेंज होता है, फिर भी वर्क हो जाता है। और आपने आइसोबेरिक प्रोसेस पढ़ा है, उसके अंदर प्रेशर तो चेंज नहीं होता लेकिन वॉल्यूम चेंज होता है तो वर्क हो जाता है। तो वर्क थर्मोडायनेमिक्स में सोलली डिपेंड करता है इस बात पे कि चेंज इन वॉल्यूम है या नहीं है, और चेंज इन वॉल्यूम के बुनियाद पे ही हम कहते हैं कि वर्क जो होता है वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीरो है। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, वर्क जीरो है। अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है, वर्क पॉजिटिव है। अगर चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव है, वर्क निगेटिव है। एक्सपेंशन, जब कोई भी सिस्टम को हीट देते हैं वो एक्सपेंड करता है, मींस वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क पॉजिटिव। जब कंप्रेस करते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव। हम वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो हम निगेटिव कंसीडर करते हैं। तो इस सेंस के अंदर हम कहते हैं
कि वर्क पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब एक बात रहती है कि वर्क जो ये हीट और वर्क होते हैं, ठीक है, इनको ग्राफ से आप कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होती है बेटा, जो आपने सिस्टम लिया है इसके अंदर आपने प्रेशर कंसीडर किया है कांस्टेंट बेटा। ठीक है, अगर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है बेटा, उसकी इनिशियल स्टेट जो है, सपोज करें बेटा इसकी इनिशियल स्टेट P1 V1 T1 है बेटा, तो आप यहाँ पे करें बेटा प्रेशर P1 और यहाँ पे आपके पास बेटा वॉल्यूम V1। अब अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे जाता है, आप इसको हीट देते हो और हीट की वजह से इसका प्रेशर तो चेंज नहीं होता लेकिन ये वर्क करता है, तो ये इसकी फाइनल स्टेट हो जाएगी बेटा। तो इसके अंदर इसका वॉल्यूम चेंज होके V2 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आप बनाओगे तो इस तरह से इसका प्रेशर सेम रहेगा, P1 पहले भी P1 है बाद में P1। तो बेटा इसकी जो लाइन बनेगी ये लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन। अब इस लाइन के जो एरिया अंडर कर्व है बेटा, इसको हम कहते हैं एरिया अंडर कर्व बेटा, ये हो जाती है वर्क के बराबर। ग्राफ से ये एरिया जो होती है ये वर्क के बराबर होगी। अगर आप इसको, ठीक है, ये वर्क होगा एरिया अंडर कर्व के बराबर। ठीक है, ये वर्क जो होता है वो एरिया अंडर कर्व के बराबर होता है। जैसे आइसोथर्मल बॉयल्स लॉ का ग्राफ होता है इस तरह से होता है। ठीक है बेटा, इसके अंदर इसके नीचे ये एरिया होती है बेटा, ये एरिया जो होती है ये एरिया जो होती है ये किसके बराबर होती है? वर्क के। ठीक है, अब इसको आगे कल एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। अब आपकी बायो का क्लास है बेटा। ठीक है।